नमस्कार, आदाब। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजीव मिश्रा। आईपीएल सीजन 14 में अब 3 हफ्ते हो चुके हैं और इन 3 हफ्तों के हर वीकेंड पर डबल धमाल हमें देखने को मिलता है। कुछ टीमें कंगाल हो रही हैं तो कुछ टीमें मालामाल हो रही हैं, और इन जो टीमें मालामाल हो रही हैं उनके पीछे उनके ओपनर्स का बड़ा रोल रहा है। तो आज ओपनर्स पे बात करेंगे कि जो पिछला जो वीकेंड बीता उसमें ओपनर्स ने क्या कुछ बड़ा रोल निभाया और किस तरह से अपनी टीमों को आगे लेके गए। ये एक बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही आज दूसरे बड़े मुद्दे पे बात करेंगे कि ये पहला आईपीएल सीजन है जहां पे एक नहीं बल्कि दो कप्तानों को बीच टूर्नामेंट में अपनी टीम का साथ छोड़ना पड़ा। कप्तानों के जाने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा, इस पे आगे बातचीत करेंगे। और साथ ही आज जो बड़ा मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, इस मुकाबले पे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व सिलेक्टर, और साथ ही दिल्ली के टैलेंट हंट के हेड हैं इस समय, और दिल्ली टीम के साथ वो जुड़ चुके हैं। वो सीधे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले खेल नीति की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं राजकुमार जी आपको। कोविड को आप हरा के लौट रहे हैं और एक तरीके का संदेश आप देश के उन तमाम लोगों को दे रहे हैं जो कोविड से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये संदेश राजकुमार जी की तरफ से बिल्कुल साफ है कि आप हिम्मत मत हारिए, आप लगातार डटे रहिए और आप कोविड को हराकर वापस घर आएंगे, और उसके बाद आप दूसरों को प्लाज्मा देकर उनको ठीक होने में मदद भी कर सकते हैं। तो राजकुमार जी से उनसे बातचीत करेंगे। और सभा, लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली टीम के साथ आप जुड़े हैं, और मैंने जैसे कि कहा कि आज 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है कि इस टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर जो है वो दिल्ली टीम के साथ है। अब क्योंकि आप कल डगआउट में थे, आप दिल्ली टीम के साथ थे, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, खास तौर से पृथ्वी शॉ की बात करें तो पृथ्वी हटा के ऐसा लग रहा है बिग शो उनका नाम रख देना चाहिए, जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं। मुझे तो लगता है पृथ्वी शॉ यंग शो है, क्योंकि इतने जवान खिलाड़ी हैं। जी युवा है, उनमें एनर्जी है और स्फूर्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है इन दोनों खिलाड़ियों में, राजीव, के दोनों जो हैं एक दूसरे के गेम को इस समय समझ रहे हैं जी और एक दूसरे के गेम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब पिछले 2 मैचेस में ऐसा लगा है कि पृथ्वी शॉ ने बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। दूसरी छोर पर शिखर धवन ने थोड़ा बहुत संभल कर वो खेल रहे हैं, पर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। ज्यादा स्ट्राइक इस समय पृथ्वी शॉ को दी जा रही है। तो पावर प्ले में कुछ इसी प्रकार के अंदाज में हम दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है दिल्ली कैपिटल्स को। उनकी जी शुरुआत स्टेबल हो रही है और कंसिस्टेंसी है उनके ओपनिंग पार्टनरशिप में। और उसके बाद जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए काम आसान हो जाता है और उसके ऊपर से उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। तो इस समय जो संतुलन है दिल्ली कैपिटल्स का, वो काफी अच्छा लग रहा है। कल जी मैंने कुछ समय गुजारा है दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ भी। जो जोश है, जो एनर्जी नज़र आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के टीम में। कई सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, कई सारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो मदद कर रहे हैं ऋषभ पंत को कप्तानी में। ऋषभ पंत को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है इस समय दिल्ली कैपिटल्स का। बिल्कुल। और क्योंकि आप डगआउट में थे सभा, और जो हमारे तमाम श्रोता हैं वो ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की डगआउट में ऐसा क्या चीज है जो बाकी के डगआउट्स में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत काम नजर आ रहा है। हम देखते हैं ब्रिकी पॉन्टिंग बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ना, बहुत ज्यादा मैदान के अंदर वो जाते हैं। मोहम्मद कैफ एक और नाम है जो टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा अब आप भी जुड़ गए हैं, आप भी उतने ही काम और कूल रहते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा हमने भी नहीं देखा आपको आते हुए। तो ये कामनेस है जो इस टीम को आगे लेके जा रही है, या जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन पर्टिकुलर खिलाड़ियों को उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बोझा टीम मैनेजमेंट पे नहीं आ रहा देखिए राजीव, एक तो जैसे कि आपने कहा कि मैं डगआउट में था, मैं डगआउट में था नहीं। मेरा है। जी काम पीछे से ही मदद करना है। और अच्छा। मुझे हमेशा से लगता है कि ज्यादा लोगों को डगआउट में बैठने की आवश्यकता नहीं है। जी जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा बातें होती हैं और उससे जो खिलाड़ियों को जो ध्यान है वो भटक जाता है। कई सारी चीजें उनको बताई जाती हैं। बहुत जरूरी है कि वो जो चेन ऑफ कमांड जो है वो क्लियर होना चाहिए। हम्म इस समय हेड कोच है रिकी पॉन्टिंग। जो असिस्टेंट जो कोचेस हैं वो उनकी बात मान रहे हैं या फिर वो वही बातें जो है वो कम्युनिकेट की जा रही हैं खिलाड़ियों को। और ये जो लाइन ऑफ जो कमांड है उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है दिल्ली कैपिटल्स को। हम्म रिकी पॉन्टिंग एक शानदार कोच है। उनका कम्युनिकेशन जो है, कल भी मैंने देखा था मैच के बाद जिस तरह से वो बात करते रहते हैं खिलाड़ियों से, वो काफ़ी अच्छा लगता है। कई सारे नेट बॉलर्स हैं टीम के साथ, कोई भी भेद
भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह से मेन प्लेयर्स को ट्रीट किया जा रहा है, उसी उसी तरह से नेट बॉलर्स को भी ट्रीट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी नज़र आई हैं मुझे रिकी पॉन्टिंग के कोचिंग में। और उसके साथ-साथ दिल्ली कैपिटल्स जहाँ-जहाँ गलतियाँ कर रहा है, जो-जो इश्यूज़ में उनको चेंज की ज़रूरत है, उसको एड्रेस किया जा रहा है इस टीम में। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से ही टीम अच्छे स्पेस में है इस समय, राजीव। जी, राजकुमार जी, क्योंकि कहीं न कहीं दिल आपका दिल्ली टीम के साथ है। भले ही आप विराट के कोच हैं, लेकिन दिल्ली ने जिस तरह का प्रदर्शन किया और खास तौर से कल के मैच की हम बात करें, वहां पर ओपनर दोनों टीमों के चले। मयंक अग्रवाल ने शायद अपने करियर की बेस्ट इनिंग्स खेली है, जो 99 रन उन्होंने बनाए। जिस तरह से उन्होंने रबाडा को सामने छक्के मारे, वो बड़ा ही प्लीजिंग था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि जो इम्पैक्ट ओपनर्स दिल्ली के डाल रहे हैं, वो बाकी की टीमों के नहीं डाल पा रहे। कल भी 6 ओवर में 63 रन और मैच ऑलमोस्ट ओवर कर दिया था पृथ्वी शॉ ने और शिखर धवन ने। पृथ्वी शॉ तो इतने डोमिनेटिंग बैटिंग कर रहे हैं कि शायद वो बाकी की टीमों को डरा रहे हैं एक तरह से, जिस तरह की वो पेस बॉलर्स को हैंडल कर रहे हैं। आपने क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है उनको बड़े स्कोर्स बनाते हैं। और आपको लग रहा है कहीं जो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से खराब प्रदर्शन के बाद उनको क्रिटिसाइज किया गया था, वो उनके जहन में राजकुमार जी कहीं बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो एक तरह से खतरनाक हो गए हैं, और खासतौर से पेस बॉलर्स के अगेंस्ट। बिल्कुल राजीव, बहुत ज़बरदस्त चेंज नज़र आया उनमें, और जो वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे, बिल्कुल बॉल को टच ही नहीं कर पा रहे थे, लग रहा था कि वो अपनी टेक्निक भी भूल गए हैं और सब कुछ ही खराब लग रहा था। लेकिन जिस तरह कमबैक किया इस यंगस्टर ने, तो बहुत मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उनके वर्क एथिक्स को, उनकी मेहनत को और उनके सीनियर्स को, उनके कोचेस को। जिस तरह ये एक अच्छी बात है, मुंबई के सीनियर प्लेयर्स हेल्प करते हैं अपने जूनियर प्लेयर्स को, और कहीं वो थोड़ा बहुत भी भटकते हैं तो ये बट ऑब्वियस है कि जब आप 20-21 साल के होते हैं, 19-20 साल के होते हैं, तो आपको इतना ग्लैमर, इतना पैसा कई बार भटकने पर मजबूर कर देता है। लेकिन वहीं पर रोल आता है आपके सीनियर प्लेयर्स का, आपके कोचेस का, कि वो आपको सही राह पर लेकर आएँ, आपको बताएँ कि क्या आपके लिए ठीक है, टेक्निकली आप क्या गलत कर रहे हैं। और शायद उसी पर बहुत अच्छे से काम किया है पृथ्वी शॉ ने। और अब देखिए वो एक ऐसी कमांड से बल्लेबाजी कर रहे हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। मुश्ताक अली ट्रॉफी में देखा हमने, और उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में जिस तरह की बल्लेबाजी की है, जिस तरह वो डोमिनेट कर रहे थे राजीव, ऐसा लग रहा था कि वो किसी स्कूल के बच्चों को के सामने नॉकिंग कर रहे हैं। और हम्म। वही आईपीएल में वो फॉर्म को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, पूरी तरह से डोमिनेट किया है। और साथ-साथ शिखर धवन का रोल मैं कहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी लगता है कि पृथ्वी शॉ थोड़े स्लो हो रहे हैं या वो बहुत अच्छे टच में नहीं है, तो वो कमांड ले लेते हैं। तो एक-दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छा है। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, तो दिल्ली के लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत ही कमाल का सिद्ध हो रहा है उनके लिए ओपनिंग पार्टनरशिप। और यहीं पर वो आधा मैच जिता दे रहे हैं अपनी टीम को। बिल्कुल। और सबा, आप तो लग रहा है लकी चार्म बन के पहुंचे हैं अहमदाबाद। दिल्ली टॉप पर पहुंच गई है 12 अंकों के साथ। उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है। जिस तरह से गेंदबाजी की है, रबाडा ने को थोड़ी मार जरूर पड़ी, बट 3 विकेट वो ले गए। अविश खान ने बड़ा इम्पैक्ट डाला है अभी तक के मैचेस में। और इसके अलावा जो स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल को छक्के जरूर कल मारे मयंक अग्रवाल ने, बट उनको मारना एक्चुअली बड़ा मुश्किल लग रहा है जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। थोड़ा सा राउंड आर्म एक्शन के साथ वो जो डालते हैं गेंदे। ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन एक मैच विनिंग कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है, एक टूर्नामेंट विनिंग कॉम्बिनेशन लग रहा है सबा? क्योंकि हाफ स्टेज ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं हम, 3 हफ्ते हो चुके हैं इस टूर्नामेंट को हुए। 3 हफ्तों में अगर दिल्ली टॉप पर है, तो नेचुरली की बहुत अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है वहां पे, आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं दिल्ली टीम को, क्या कुछ अच्छा लग रहा है जो बहुत बाकी टीमें नहीं कर पा रही हैं? और क्या ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है सुधारा जा सकता है? राजीव, मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मजबूत है इस समय। हम्म। अब आर अश्विन टीम में नहीं है, उसके बावजूद उनके पास स्पिनर्स हैं अभी भी। मिश्रा जी को खिलाया गया, जो मैचेस में मिश्रा ने गेंदबाजी की है वहाँ पर उन्होंने सही समय पर आकर विकेट लिया है। अक्षर पटेल का फिट होकर वापस आना है बहुत बड़ा बून रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। उसके साथ-साथ ललित यादव को उन्होंने बेहतरीन तरीके से डेवलप किया है। वो अच्छे ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं। 3 या 4 ओवर अगर एक ऑलराउंडर 25-30 रन दे दे या फिर 1 या 2 मैच में 1 या 2 विकेट ले ले, तो इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है किसी भी टीम को। और ललित हम्म। यादव की वजह से ही ललित यादव का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा है इस समय दिल्ली कैपिटल्स के लिए। पेस बॉलर्स में रबाडा एक आउट एंड आउट अटैकिंग बॉलर है। वो उनको मार भी पड़ती है, 30 से 35 रन या 40 रन दे भी देते हैं,
पर अगर अंत में वो 2 या 3 विकेट ले रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है दिल्ली कैपिटल्स को। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप हम लोग बात करते आ रहे हैं हमेशा से ओपनिंग पार्टनरशिप की या फिर मिडल ऑर्डर की, पर दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति इतनी मजबूत उनकी गेंदबाजी की वजह से है इस समय, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रह रहा है, उनमें अच्छा बैलेंस है और सशक्त गेंदबाजी अटैक है इनका। आवेश खान, रबाडा हो गए, 2 स्पिनर्स हैं उनके पास, अक्षर पटेल, मिश्रा हो गए, ललित यादव हो गए। उसके बाद अभी भी आंद्रिक नॉटके को मौका ही नहीं मिल रहा है। हो सकता है कोलकाता में उनको मौका मिले। तो इसीलिए कभी भी काफ़ी लंबा चेज़ करने को मिला नहीं है दिल्ली कैपिटल्स को। मुझे मालूम है कि आने वाले समय में चुनौतियाँ आएँगी। एक ऐसा मौका आएगा जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को 200 डिफेंड करना होगा या फिर 220 उनको चेज़ करना होगा। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग ऑर्डर के लिए कि वो उस प्रकार का चेज़ कर सकते हैं कि नहीं। मुझे लग रहा है कि ये टीम एक अच्छे स्पेस में है। पिछले साल भी कुछ वही हाल था, पर बीच में 4 मैचेज़ वो लगातार हार गई थी, फिर उनके ऊपर समस्याएँ बढ़ गई थी। तो इस बार ध्यान सबका इस बात पे भी है कि उस तरह की पोज़ीशन फिर से नहीं होनी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स की। बिल्कुल, और वो पैच नहीं आना चाहिए जो कहते हैं खराब पैच आता है और आपका टूर्नामेंट की जो रणनीति है वो खराब होने लगती है, जो बाकी की टीमों की हो रही है उस पे आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस 3 हफ्तों में राजकुमार जी, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात नजर आई जो मैं एनालिसिस कर पाया हूँ, कि जिस टीम के ओपनर्स चल रहे हैं वो टीम बड़ा डोमिनेटिंग पोजीशन में है पॉइंट्स टैली में। मैं लगातार देख रहा था, एक तो टॉप 10 जो बल्लेबाज हैं उनमें 9 ओपनिंग बैट्समैन है। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितने ओपनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। शिखर धवन नंबर 1 पर है, इसके अलावा के राहुल नंबर 2 पे, डुप्लेसिस नंबर 3 पे और पृथ्वी शॉ नंबर 4 पे। इसके अलावा लंबी फेहरिस्त है। संजू सैमसन एकमात्र बैट्समैन है जो 5वें नंबर पर है टॉप 10 बल्लेबाजों में। क्या राजकुमार जी, आईपीएल सीजन 14 पूरी तरह से ओपनर्स के नाम हो जाएगा जिस तरह से 3 हफ्ते का प्रदर्शन आपने देखा है हर टीमों के ओपनर्स का? राजीव, देखिए इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन विकेट्स का है। जी। अगर हम देखें कि चेन्नई और अहमदाबाद दो ऐसी विकेट्स हैं जहां पर कि बाद में पता होता है कि बाद में बॉल स्पिनर्स को मदद करेगा, तो कहीं ना कहीं ओपनर्स के जहन में होता है कि आपको पावर प्ले कैच करना है, और वही बहुत अच्छे से किया है ओपनर्स ने, जी। क्योंकि एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। पहले दिन टीम मीटिंग की जाती है कि आपको पहले 6 ओवर जरूर कैच करने हैं, जब तक बॉल हार्ड है, जब तक फास्ट बॉलर्स डाल रहे हैं, आप कैच कर लीजिए, एक अच्छा स्कोर चाहिए, तो भले ही आप 1-2 विकेट खो भी दें। पिछले साल नजरिया दूसरा था कि आप विकेट संभाल कर रखिए, बाद में आप कैच कर लेंगे। लेकिन इस बार नजरिया टीमों का ये है कि आपको पावर प्ले जरूर कैच करना है, क्योंकि बाद में रन बनाने चेन्नई जैसे विकेट पर बहुत मुश्किल हो जाते थे। तो इसी के मद्देनजर सभी ओपनर्स ने बहुत पॉजिटिव बल्लेबाजी की है, थोड़े चांसेस भी लिए हैं, लेकिन वो पे किए हैं उनको सभी टीमों को, और उसी का नतीजा है कि आप देखें कि सक्सेसफुल अगर हो रहे हैं तो वो ओपनर्स ही हो रहे हैं, क्योंकि वो पावर प्ले को बहुत अच्छे से कैच कर रहे हैं, हार्ड बॉल पे थोड़े जी। चांसेस ले रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। सभा थोड़े हैरान है देख के जो मैंने आंकड़े बताए आपको कि टॉप 10 बल्लेबाजों में 9 बल्लेबाज ओपनिंग है, और उन टॉप 10 बल्लेबाजों में अब जॉस बटलर भी आ गए हैं क्योंकि राजस्थान ने अच्छा किया। और उसके पीछे की कहानी सबको पता है। आईपीएल सीजन 14 की सबसे बड़ी पारी खेल दी जॉस बटलर ने, 124 रन बनाए और 193 का उनका स्ट्राइक रेट था सभा, जो ये दर्शाता है कि क्या कुछ डोमिनेटिंग बैटिंग की है। कैसे आप देख रहे हैं एक और ओपनर की हम जो चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने राजस्थान की गाड़ी को थोड़ा सरकाने का काम किया ऊपर? ये बहुत बड़ा ओपनर है। इसने तो जी। इंग्लैंड के लिए शानदार बल्लेबाजी की है। एक समय ऐसा था राजीव जब जॉस बटलर को मिडल ऑर्डर में खिलाया जाता था। पर ये मूव हमेशा से कारगर साबित हुआ है जॉस बटलर के लिए जब से उन्होंने ओपन करना शुरू किया है। जी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है जॉस बटलर के लिए। और कल अगर आप देखेंगे उनकी बल्लेबाजी को, तो वो टिके रहे। पहले में उनको वो स्ट्राइक मिल नहीं रहा था या फिर टाइमिंग नज़र नहीं आ रही थी। पर जी। धीरे-धीरे करके वो टाइमिंग मिलने लगी और एक बार टाइमिंग उन्होंने प्राप्त कर ली, उसके बाद रोकना बड़ा कठिन हो गया। जिस तरह से वो खड़े-खड़े स्टैंड्स में छक्का लगाते हैं, रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जॉस बटलर को। तो जी। ऐसे बल्लेबाज जिनमें ये स्किल्स हैं, जो स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, जो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि आप ये जो विकेटें मिल रही हैं आपको हार्ड, वहाँ पर आप नई गेंद के सामने किस तरह से बैटिंग करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राजकुमार जी ने सही बात कही कि अगर आपको मालूम है कि मिडल ओवर्स में रन बनाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो पावर प्ले का जो ओवर्स हैं, वहाँ पर आप ज़्यादा एग्रेसिव बल्लेबाज़ी करें और आपको थोड़ा बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा रन्स बनाने के लिए। जी। और जिन-जिन बल्लेबाज़ों ने, जिन-जिन ओपनर्स ने ये कदम लिया है, वहाँ पर उनको सफलता मिली है। तो ये गेम प्लान जो है ओपनर्स का, उसी वजह से आपने जो लिस्ट बताई,
वो उसमें कई सारे जो जो प्लेयर्स हैं वो टॉप ऑर्डर के ही हैं, क्योंकि ज़्यादा ओवर्स आपको मिलता है, और एक बार अगर आपने पावर प्ले खेल लिया 6 ओवर, तब तक तो आप सेट कर जाते हैं। फिर आप जी मिडल ओवर्स में भी उसी मोमेंटम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी जी। कारगर साबित होता है ओपनर्स के लिए। समा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरे ज़हन में आ रही है कि ये जो जितने भी टॉप 10 बल्लेबाजों में 9 बल्लेबाज ओपनर्स हैं, उनमें से ज्यादातर बैट्समैन स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। ये भी एक बड़ा रीजन आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू करते हैं। अगर पावर प्ले में तेजी से रन बना रहे हैं तो स्पिनर्स पे 1 रन 2 रन निकालना आता है, सिंगल्स निकालना आता है। वो चाहे हम शिखर धवन की बात कर लें या जिस तरह से के राहुल नंबर 2 पे हैं, फिर पृथ्वी शॉ, ड्यूप्लेसिस एक और बड़ा नाम है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। क्या ये भी एक रीजन है कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे हैं ओपनर्स? बहुत बड़ा कारण है राजीव। जी देखिए आज अ, इस आईपीएल में एक एक जो चीज़ सामने आई है, जो स्ट्रैटेजी सामने आई है बल्लेबाजों की, वही है कि खास करके टॉप ऑर्डर के या फिर ओपनर्स के या नंबर 3 पर, कि अगर आपने 6 ओवर पावर प्ले के खेल लिए, फिर जो उसके बाद जो 4 ओवर का जो ब्लॉक होता है 10 ओवर तक, वहाँ पर जनरली या तो मीडियम पेसर्स आते हैं या फिर स्पिनर्स आते हैं। इनके सामने प्रयास यही रहता है कि आप 1 ओवर में कम से कम 1 चौका लगा दें। उसके जी बाद आपको आसानी से सिंगल्स मिल जाते हैं, तो 9-10 रन का जो ओवर है, आप आसानी से अपने नाम कर सकते हैं, और यही कोशिश रही है हर एक ओपनर की जिसने पावर प्ले खेल लिया है, या फिर जी हर एक नंबर 3 के प्लेयर ने जिसने पावर प्ले में बल्लेबाजी कर ली है। तो अब वो कंसोलिडेशन का ज़माना चला गया है। अब वही है कि आप किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप 6 ओवर के बाद आपने 3-4 ओवर बहुत ही धीमी गति से खेल लिया, तो फिर दबाव आपके ऊपर आ जाता है। हम्म, अब ये है कि दबाव आपको अपने ऊपर लेना नहीं है। आपको बाउंड्री हमेशा ट्राई करते रहनी है। अगर उसमें छक्का भी लग गया तो अच्छा, जिस तरह शिखर धवन ने कल किया। जी स्पिनर को उन्होंने एक छक्का लगा दिया। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है टीम को भी, और जी बल्लेबाज का खुद का जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ता जाता है। तो सेटल होने का यहाँ पर समय नहीं है बॉलर्स के लिए। वो उनके ऊपर दबाव हमेशा रहता है बल्लेबाजों का। बिल्कुल। और राजकुमार जी एक चीज और एनालिसिस की है मैंने, जैसे कि कहा कि ओपनर्स स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं इसलिए वो डोमिनेट कर रहे हैं इस सीजन 14 में आईपीएल के। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि टॉप जो 9 ओपनिंग बैट्समैन हम देख रहे हैं उनमें सारे स्वीप बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो वो भी एक अच्छा है कि इंडियन विकेट्स पे आपको स्वीप अच्छा करना आना चाहिए। सभा हमेशा कहते हैं कि आपको इंडिया में अगर रन बनाने हैं तो आपको स्वीप मारना बहुत जरूरी है। और ये मैं शिखर धवन को देख लूं या के राहुल को देख लें या फाटू प्लेसिस को देख लें, नीचे आए तो मयंक अग्रवाल ने कल स्वीप करके स्लॉग स्वीप करके काफी रन बनाए। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ओपनर स्वीप बहुत अच्छा कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल राजीव, देखिए अभी जैसे पावर प्ले स्टार्ट हुआ था तो फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी खेल रहे थे ओपनर्स, तो अपोजिशन टीम्स ने स्पिनर्स डालने शुरू किए पावर जी प्ले में। लेग स्पिनर आपने हमेशा देखा कि पावर प्ले में 2 ओवर लेग स्पिनर डाल रहा है, तो वहाँ जरूरी था कि आपको स्वीप अच्छा मारना आना चाहिए, क्योंकि जी अदरवाइज आपको टांग पे स्पिनर पकड़ लेता है, जैसे आप पकड़ लेते थे लेफ्ट आर्म स्पिनर होके। तो जी वहाँ पे अगर आपको अच्छा स्वीप नहीं मारना आता तो आप मुश्किल में रहेंगे, आप सिंगल भी नहीं निकाल पाएंगे। और वहीं पर क्योंकि पावर प्ले है, आपके पास सिर्फ 2 खिलाड़ी बाहर हैं, तो अगर आप स्वीप अच्छा मारते हैं और आप उस स्वीप को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने शिखर धवन को देखा है, वो स्वीप इतना अच्छा मारते हैं कि वो लॉन्ग ऑन से स्वीप मारना शुरू करते हैं और फाइन लेग तक मार सकते हैं। हम्म कैपेबिलिटी है उनमें कि वो उसको मैनेज करते हैं स्वीप को, कि जहाँ फील्डर है तो वो एडजस्ट कर पाते हैं उस स्वीप को। तो एक अच्छा स्वीप मारने वाला किसी भी स्पिनर के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करता है, और यही देखने में आया है कि ये सारे ओपनर्स ने अच्छी प्रैक्टिस की है स्वीप मारने की, और इसीलिए सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन और कुछ ऐसी टीमें भी हैं सभा जो अपने ओपनर्स को सही तरीके से यूज नहीं कर रही हैं। और उसका बड़ा मिसाल एक तो हैदराबाद है जहां डेविड वार्नर को ही ड्रॉप कर दिया। पहले कप्तानी से ड्रॉप, फिर टीम से ड्रॉप। अब दूसरे पंजाब है जो क्रिस गेल को खिला तो रही है, बट उनको जब भी बैटिंग उनकी आ रही नंबर 3 में भेज रहे हो, 4 ओवर 5 ओवर निकल जाते हैं पावर प्ले के। क्या ये भी एक बड़ा रीजन है कि ये दो टीमें कम से कम नीचे लगी हुई हैं क्योंकि अपने ओपनर्स को आप सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे? हाँ, बहुत बड़ा कारण है ये राजीव, जी कि आपके पास जो अच्छा प्लेयर है उसको आप कहाँ पर इस्तेमाल करें। क्रिस गेल एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पता नहीं किस कारण से उनको नंबर 3 पर भेजा जा रहा है। कई बार वो तो 5वें ओवर में आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, कई बार वो पावर प्ले के बाद आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। तो उनका ठीक प्रकार से इस्तेमाल हो नहीं रहा है। जी मुझे तो अभी भी लगता है कि क्रिस गेल को ओपन करना चाहिए। मयंक अग्रवाल को नंबर 3 पर आना चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए कि मयंक अग्रवाल एक अच्छे प्लेयर हैं स्पिनर के खिलाफ भी। तो जी उनको वहाँ पर आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देखने को मिल नहीं रहा है। एसआरएच की कुछ समस्या बढ़ती नज़र आ रही है। डेविड वार्नर ने जिस तरह से ट्रीट किया गया, मुझे मुझे नहीं लगता है कि वो सही तरीका था। उनके पास मुझे लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट में कई सारी दिक्कतें हैं, हम्म जिसकी वजह से जिसका खामियाज़ा जो है लगता है कि डेविड वार्नर को झेलना पड़ रहा है।
तो ये सारी बातें हैं जिसकी समस्या हो रही है। और उसके साथ-साथ राजीव, हम लोगों ने स्वीप की बात की। जी। अब नहीं केवल कन्वेंशनल स्वीप पर रिवर्स स्वीप भी अगर आप खेलना चाहें, उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। अब कल आप जॉस बटलर को देख लें, राशिद खान आए थे पावर प्ले में गेंदबाज़ी करने के लिए, वो इतनी बार बीट हुए पर उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलना छोड़ा नहीं। हुँ, तो मुझे लगता है कि इससे बॉलर के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। तो कन्वेंशनल स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, ये सब अगर आपको आता है करना तो फिर रोकना बड़ा कठिन। ऋषभ पंत पहले ही बॉल उन्होंने जो फेस किया वहाँ पर उन्होंने एक रिवर्स स्वीप खेल दिया। जी। सुपर ओवर में जो दिल्ली कैपिटल्स ने मैच जीता था वो भी रिवर्स स्वीप के वजह से ही मैच जीता था। तो इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं और ये नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं इस समय बल्लेबाजों की तरफ से। बिल्कुल, और इसी वजह से शायद कोलकाता नाइट राइडर भी, राजकुमार जी, स्ट्रगल कर रही है। पहले 2 मैचों में नीतीश राणा का बल्ला चला, फिर अगले 6 मैचों में कोलकाता स्ट्रगल करती रही, और हालत ये है कि अब वो इतने नीचे आ गए हैं कि उनके लिए शायद शाहरुख खान आके कुछ भी डायलॉग बोल दें, दरवाजा खुलने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा बहुत स्ट्रगल कर रही है, उनकी बल्लेबाज़ी स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। है। जी। कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं लग रहा है जिसपे गो टू मैन जिसे कहते हैं। नीतीश राणा ने अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन कप्तान ओवेन मॉर्गन एक गिल का मैच फेल तो होना भी आपको लग रहा है, क्योंकि ओपनिंग पे हम बात कर रहे हैं, शुभमन गिल और नीतीश राणा का पेयर पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, इसी वजह से टीम भी फ्लॉप है। क्योंकि बाकी टीमों का जो हम एनालिसिस करते हैं राजकुमार जी, तो उसमें जिन टीमों के ओपनर्स और पेयर में अच्छा कर रहे हैं, वो टीमें सक्सेसफुल हो रही हैं। वो चाहे विराट, देवेंद्र पट्टिकल में से कोई एक चल जाए, शिखर और पृथ्वी शॉ दोनों ही चल रहे हैं, फाफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर ले, वहां पर भी दोनों ही चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या रही है कोलकाता के लिए, उनके ओपनर्स दोनों ही फुस साबित हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत स्ट्रगल किया है। शुभमन गिल जी। से बहुत ज़्यादा आशाएँ थी कि वो लंबी पारी खेलेंगे कोलकाता के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। वो एक बहुत बड़ा झटका रहा है कोलकाता के लिए, क्योंकि नीतीश राणा ने स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं। और कुल मिला के अगर आप पूरी बैटिंग लाइनअप उनका देखें तो कहीं न कहीं स्ट्रगल करता ही रहा है। आप कप्तान एआर मॉर्गन को भी देखें तो एक मैच को छोड़कर उनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। रसल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अब शायद रसल को काफ़ी पढ़ लिया गया है और उनके अगेंस्ट दूसरी टीमें बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाती हैं। जी। तो कहीं न कहीं उनको जो उनके स्लॉट में बॉल है वो नहीं मिल रहे हैं। तो कोलकाता के सामने बहुत सारी परेशानियाँ हैं, हर तरफ से, भले ही वो जी। बल्लेबाज़ी हो या गेंदबाज़ी हो। बिल्कुल, और इसीलिए हम जो पिछले 3 हफ्ते में मैचेस खेले गए, यानी टोटल 29 मैच खेले गए हैं, और 29 मैचों को हम रिव्यू कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कि हम आपको बता सकें कि किस टीम की ताकत क्या है, ओपनर्स का क्या कुछ रोल रहा है। इसीलिए हम डिटेल में आज बात कर रहे हैं अपने जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी। अब आज के मैच में जाएं, और विराट के लिए आज मैच कितना बड़ा, उस पर बात करें। उससे सबा एक रिएक्शन मैं मुंबई की जीत पे लेना चाहूंगा। जिस तरह से मुंबई की टीम ने रन चेज किया वीकेंड पे, सैटरडे के दिन चेन्नई के खिलाफ 200 से ज्यादा रन चेज था, और पोलार्ड ऐसा लग रहा था उनका विराट रूप हम देख रहे हैं एकदम अरुण जेटली स्टेडियम में, जिस तरह से उन्होंने मैच जिताया। और लगातार क्रिटिसाइज हो रहे थे कि उनसे रन नहीं बन रहे हैं, शायद एज फैक्टर हावी है, उनका फुटवर्क खराब हो गया। सडनली उनका जो ये नया अवतार दिखा, और मुंबई इंडियंस जिस तरह से चौंकाती रही है पिछले कुछ सीजन में, क्या ये चौंकाने वाला सिलसिला शुरू हो गया है मुंबई इंडियंस का? मुझे लगता है कि अब उन्होंने कमर कस ली है राजीव के, अब वापस आना ही होगा। इंजन गर्म हो और चुका ये है। जो ये जो वेन्यू में जो चेंज हुआ है उसका फ़ायदा अब मुंबई इंडियंस पूरी तरह से लेना चाहेगी। जी। एक अगर उनकी तरफ उन पे एक पॉजिटिविटी से अगर देखा जाए तो उन्होंने जितने सारे चेन्नई में मैचेस खेले हैं, वहाँ पर वो पूरी तरह से संघर्ष करती आ रही थी, ठीक जी। है? और उसके बावजूद वहाँ पर भी उन्होंने 2 जीत दर्ज कर ली है। तो अभी भी ऊपर हैं वो, ऐसी बात नहीं है कि हम्म। सबसे नीचे हैं। उसके साथ-साथ अभी जब से कोटला में वो आए हैं, वहाँ पर 2 मैच वो जीत चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब उनकी कोशिश यही होगी कि ऐसी ऐसे वेन्यू जहाँ पर विकेट सही है, वहाँ पर वो मैच नहीं उनको वहाँ पर मैच हारना नहीं चाहिए। तब कठिन हो जाएगा मुंबई का रास्ता। पर अच्छे फॉर्म में प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है अभी भी उनको एक और बल्लेबाज की ज़रूरत है टीम में। पर उनको ये लगता है कि अगर विकेट सही है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने की ज़रूरत है नहीं। जो उनके पास जी। प्लेयर्स हैं, वही वो काम पूरा कर सकते हैं। इसीलिए कृणाल पांड्या को नंबर 4 पर खिला रहे हैं इस समय। एक बहुत ही बोल्ड मूव है, अभी तक वो कारगर साबित हुआ है। मुझे लगता है कि अगर जहाँ तक विकेट सही होगा, जहाँ पर ट्रू बाउंस होगा, वहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन भी सही साबित हो सकता है मुंबई इंडियंस के लिए। और मुंबई इंडियंस के लिए फिर वही बात घूम फिर के ओपनर्स पे आ जाती है सबा, कि क्विंटन डिकॉक को बैक कर रहे थे लगातार, हम सब कह रहे थे क्रिस लिन को लाना चाहिए, लेकिन उन्होंने आके रन बनाए। 2 मैचेस जो हम जीते हैं, मुंबई इंडियंस जीती है,
दिल्ली में, दोनों ही मैच में बहुत जबरदस्त स्टार्ट दिया है क्विंटन डिकॉक ने, और रोहित शर्मा का छोटा ही कंट्रीब्यूशन है, बट वो 50 रन 6 ओवर में बनाई जा रही है ये जोड़ी। क्या है, एक बार फिर यही घूम फिर के हमारा जो चर्चा का केंद्र है आज, ये ओपनर्स क्या आईपीएल सीजन 14 में टीमों की दशा और दिशा तय करेंगे, उसका एक और एग्जांपल है क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा की जोड़ी। हाँ, धीरे-धीरे मुझे लगता है कि टॉप जी। ऑर्डर में वो स्टेबिलिटी आ रही है। एक परेशानी अभी भी है कि स्काई का बल्ला चला नहीं है। उन्होंने 25-30 रन, 35 रन बनाए हैं, पर उन्होंने कोई बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं है। पर जब टीम जीतती रहती है तो फिर जो आपके मैच विनर्स हैं, उनको आप साथ लेकर चलते हैं और जी। आप भरोसा दिखाते हैं उस मैच विनर के ऊपर। जैसे मुंबई इंडियंस ने पोलार्ड के ऊपर किया है, जैसे उन्होंने क्विंटन डिकॉक के ऊपर किया है। अब बस उनको इंतज़ार यही होगा कि इन दोनों में से, ओपनर में से एक कोई बड़ा स्कोर खड़ा कर दे या फिर स्काई का बल्ला चले, तब मुझे जी। लगता है कि स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा आ जाएगी। पर राजीव, पिछला मैच वो जीते और किसी की वजह से नहीं, सिर्फ पोलार्ड की वजह से ही। नहीं तो फिर वो रेस से बाहर थे। जी। उस खिलाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल है। वहाँ से सिर्फ एक ही खिलाड़ी जिता सकता था, वो था पोलार्ड, जो उन्होंने कर दिया। बिल्कुल, और राशिमा जी खासतौर से मैदान की साइज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पोलार्ड जैसा बैट्समैन सामने हो और अगर वो टारगेट कर रहे हैं कि उनको सामने वी में छक्के मारने, तो मिस टाइम भी छक्के हो रहे थे, क्योंकि ये आप सबने देखा हुआ है कोटला का मैदान कि सामने बहुत छोटा है। आप एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप टारगेट करते हैं, आपको लग रहा है थोड़ी सी गलती महेंद्र सिंह धोनी से वहां हुई थी, थोड़ा अगर स्क्वायर बाउंड्रीज पे गेंदबाजी टारगेट करके कराते तो शायद बच जाते, लेकिन उन्होंने आगे फेंक के रोकने की कोशिश की और वो मिस टाइम भी छक्के होते चले गए। ये पोलार्ड का पावर तो था ही, थोड़ा मिस कैलकुलेशन था महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। मुझे नहीं लगता राजीव, पोलार्ड का पावर इतना है कि वो किसी भी ग्राउंड पे और बहुत लंबे छक्के मार सकते हैं, और जी। फॉर्चुनेटली फॉर हिम उन्हें फिरोजशाह कोटला की विकेट, जो कि इस बार इतनी सेटल्ड विकेट है कि बहुत ही शानदार उसमें बाउंस है, और बल्लेबाजों के लिए सब कुछ है, गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है। तो जहां पर 220 रन भी सेफ नहीं लग रहे 20 ओवर में, और क्योंकि ग्राउंड थोड़ा छोटा है, और जिस पावर हिटिंग की बात अभी कर रहे हैं सभा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पोलार्ड ही वो काम कर सकते हैं जो उन्होंने करके दिखाया। कहीं न कहीं चांस लिया जा सकता था ये शॉर्ट बॉल का भी, लेकिन राजीव, ऐसी पावर हिटिंग वो पोलार्ड करते हैं कि बॉलर के पास सोचने का बहुत मौका नहीं होता। अब सब लोग यही चाहते हैं कि हम यॉर्कर मारकर निकलें, किसी तरह इनको सिंगल देके निकल जाएँ, जिससे दूसरे बैट्समैन को हम रोक सकें। लेकिन जी। वो बैकफुट में खड़े होते हैं, इतना डीप जाते हैं क्रीज में कि वहाँ से उस यॉर्कर को भी वो डिग आउट करके छक्के मार रहे थे। और जी। उनके लिए अच्छी बात ये है कि सामने का वो ग्राउंड थोड़ा छोटा है फिरोजशाह कोटला का, तो वो बहुत एडवांटेज है, और ऐसे बल्लेबाज को इस ग्राउंड पे जब उनका कैच छोड़ना बहुत भारी पड़ेगा किसी भी टीम को, वही हुआ मुंबई के लिए भी। जी। म तो चल मैं तो राजीव ये देखना चाह रहा हूँ कि राजकुमार शर्मा जी कैसे गेंदबाजी करते हैं पोलार्ड को, वो भी कोटला के मैदान पे। नहीं, वो एपिक बैटल होगा। सबा मैं उनको ज़रूर अटैक करता, मैं सिली पॉइंट शॉट ही लेकर गेंदबाजी करता, जो मैं हमेशा से करता आया। किसी भी बड़े से बड़े बल्लेबाज को मैं सिली पॉइंट शॉट लेके कि आप या तो मुझे मार दीजिए, नहीं तो मैं आपको आउट करूँगा। नहीं, और ये वाकई स्पिनर की सोच होना चाहिए। हमने अश्विन को देखा है, अगर आईपीएल के शुरुआती मैचेस याद करें सबा, तो अश्विन करते थे ये कि एक लेग स्वीप लगाया उन्होंने, एक शॉर्ट लेग लगाया। ये आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल किसी बल्लेबाज को परेशान करते हैं, और ये सही तरीका भी है कि आप उसको मेंटली परेशान कर देंगे। यार बगल में एक शॉर्ट लेग लगाया हुआ T20 का मैच है, और ये राजकुमार जी को की बात अगर विराट सुन रहे हो, तो मुझे लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर अगर आज का मैच खेलते हो तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी हो सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। लेकिन राजकुमार जी, आज का दिन विराट कोहली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपना 200वां मैच खेलेंगे एक फ्रेंचाइजी के लिए। कैसे आप देखते हैं इस अचीवमेंट को? पहले से खिलाड़ी हैं आईपीएल हिस्ट्री के। राजीव, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, जी। 200वां मैच खेलना एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के लिए। और उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं लॉयल्टी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने मेरे लिए भी बोला कि मेरे एक ही कोच हैं और जी। वही रहेंगे हमेशा, और एक ही मेरा फ्रेंचाइजी है आज तक। तो ये एक बहुत बड़ा उनकी बात है कि वो लॉयल हैं एक पर्टिकुलर टीम के लिए। और वहीं मैं आरसीबी के मैनेजमेंट को भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने विश्वास दिखाया। आज तक आरसीबी टूर्नामेंट नहीं जीती, इतने समय से विराट को कप्तानी दी हुई है, फिर भी वो बैक करते हैं उनको। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक-दूसरे के जी। लिए, और बहुत डेडिकेटेड हैं विराट आरसीबी के लिए, दिल से खेलते हैं। और आप उनका देखिए कि जो जज़्बा होता है, तो वो कोई भी फ्रेंचाइज़ी भी समझता है कि ये कप्तान हमारे लिए कितना कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कितना दिल से खेलता है और चाहता है कि हमारी टीम जीते। तो बहुत बड़ा दिन है विराट के लिए, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन्हें कि उनका 200वां मैच है आरसीबी के लिए, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है विराट कोहली के लिए। लेकिन सवा साथ में ही एक एग्जांपल हम विराट कोहली का देख रहे हैं, 200वां मैच खेलेंगे आरसीबी के लिए। सालों साल से वो कप्तानी कर रहे हैं, उनको ना कप्तानी से हटाया गया, ना टीम से, भले ही टीम नहीं जीती है,
वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इस सीजन में 2 कप्तान चले गए। एक तो के राहुल बीमारी की वजह से शायद अब खेल ना पाए, उनका ऑपरेशन हुआ। दूसरा सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर को हटा दिया गया इस टूर्नामेंट से। अब ये टीम के मोराल पे बहुत बड़ा फर्क डालता है। एक तरफ विराट कोहली सालों साल कप्तानी कर रहे हैं, वही इस सीजन में हम देख रहे हैं 2 कप्तान अचानक चले गए। ये कप्तान का हटाना मतलब सेनापति आपका चला गया, अब आप मोर्चा कैसे लड़ेंगे आपको भी नहीं पता है, कैसे आप युद्ध जीतेंगे? ये तभी होता है जब टीम का प्रदर्शन अच्छा ना हो जी। या फिर टीम मैनेजमेंट और कप्तान में नहीं नहीं बन रही हो, जो इस समय डेविड वार्नर के साथ हुआ है। एक मैच हारने के बाद जब उन्होंने मनीष पांडे के बारे में ये कहा कि ये उनका निर्णय नहीं था उनको ड्रॉप करना, मुझे लगता नहीं है कि ये सही बैठा है टीम मैनेजमेंट के साथ। और तब जी। से मुझे लगता है कि वो टसल चल रही थी और अंत में उन लोगों ने एसआरएच टीम मैनेजमेंट इतना बड़ा डिसीजन लिया है। और पर आपने सही कहा कि मोराल पर असर पड़ता है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? कई सारी जो टीमें हैं, अब जैसे विराट कोहली को अगर आप देख लें, विराट कोहली एक बार कप्तान है, तो जो टीम बनती है उनके मुताबिक बनाई जाती है। उनके हिसाब से वो प्लेयर्स को चूज़ करते हैं, उनके हिसाब से प्लेयर के स्किल सेट को देखा जाता है और फिर टीम बनाई जाती है। तब आप टीम को बिल्ड करते हैं। सीएसके के साथ भी यही है, रोहित शर्मा के साथ भी यही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का पैटर्न जिन टीमों के साथ रहा है, उन टीमों को सफलता ज़्यादा मिली है। जी। और इस पर ध्यान देने वाली बात ये भी है राजीव कि अब समय आ रहा है कि हर एक जो फ्रेंचाइजी है, वो कोशिश यही करेगा कि भारतीय को कप्तान बनाया जाए। जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स ने किया, श्रेयस अय्यर बाहर हो गए, पर कप्तान बनाया तो ऋषभ पंत को बनाया, केएल राहुल को बनाया गया है। मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शंस रहता है। अगर आप ओवरसीज़ खिलाड़ी को बना देंगे कप्तान, तो फिर आपकी एक प्लेस जो है वो तो ब्लॉक ही हो जाती है ना, तो उसको आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 ही स्पेस है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सही यही होगा कि आप कप्तान अगर बनाएँ तो फिर आप भारतीय को ही बनाएँ। जी। राजकुमार जी, क्योंकि आज मैच आरसीबी खेल रही है और विराट कोहली के बहुत ज्यादा सवाल मेरे पास आते हैं और उनकी ये रिक्वेस्ट होती है कि आपसे पूछें कि क्या कुछ विराट कर रहे हैं इस आईपीएल सीजन 14 में। ओपनिंग करने का उन्होंने फैसला किया, बट आपको लग रहा है वो फैसला अप टू द मार्क लग रहा है अभी तक आपको? वो टच आपको नजर आ रहा है? क्योंकि सभा से भी मैं बात कर रहा था कि विराट से एक बड़ी पारी ड्यू है, एक इम्पैक्ट पारी ड्यू है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 30 रन, 35 रन, 40 रन, बट वो इम्पैक्ट जो डालना चाहिए इस टूर्नामेंट में, वो इम्पैक्ट पारी नजर नहीं आई। वो पडिक्कल ने खेल ली, वो मैक्सवेल ने खेल ली है, वो एबी डिविलियर्स ने खेल ली, विराट का ड्यू रह रहा है। क्या ये 200वां मैच में ड्यू पूरा होगा क्या आरसीबी के लिए? देखिए राजीव, मेरा भी काफी डिस्कशन हुआ इस बात को जी। लेकर, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है और उन्होंने कहा है कि मेरे स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। ओपनिंग जब मैं करता हूं तो मेरे स्टैट्स 3 नंबर से भी ज्यादा अच्छे होते हैं T20 क्रिकेट में। जबकि कहीं ना कहीं मेरा मानना था कि अगर वो 3 नंबर खेलें और एंड तक खेलें, क्योंकि मेरा मानना है कि वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि जाके वो पावर प्ले कैश करें। तो अगर मैं चाहता था कि वो 3 नंबर खेले और जिससे वो पूरे 20 ओवर खेलेंगे तो टीम 200 रन बनाएगी। जी। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी ओपनिंग को लेकर और वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं अच्छे टच में हूँ और पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो जब वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं तो वो जो बड़ी पारी का इंतजार फैंस को होता है वो बहुत दूर नहीं होती। जी। तो आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी वो आएगी। और क्योंकि कई बार देखा गया कि देवदत्त अच्छे फॉर्म में है तो वो सेकंड फिडल में आ जाते हैं, या तीन जी। नंबर पर अगर मैक्सवेल आकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो उन्हें के डोमिनेट करना देते हैं। तो विराट एक ऐसा प्लेयर है जो टीम के लिए खेलना चाहता है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा तो होगा आने वाले बहुत जल्दी, जहां पर कि वो डोमिनेट करेंगे और सब उनके फैंस लाइक करेंगे। बिल्कुल सभा, लेकिन पिछले अगर हम आरसीबी का प्रदर्शन देखें, 2 मैचेस जो हारी आरसीबी, दोनों में एक तो बड़ा अंतर था जिससे नेट रन रेट उनका खराब हुआ, और दूसरा कि दोनों ही मैच में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। रवींद्र जडेजा ने जिस तरह से आउट किया अभी, और मैक्सवेल को भी सेकंड मैच में हमने देखा, पंजाब के जो स्पिनर बरार थे उन्होंने बड़ा फर्क डाल दिया। ये क्या टेम्प्ट करेगा शाकिबुल को आज खिलाने के लिए कोलकाता को? क्योंकि उनके लिए तो डू एंड डाई मैच है, ये मैच हारे तो वो भी सनराइजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, सिर्फ दूसरों का काम बिगाड़ेंगे, उनका काम तो बिगड़ चुका है। हाँ राजीव, और इसीलिए मैचअप्स की बात हम लोग करते हैं T20 में, जी। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जितने सारे जो डेटा एनालिस्ट होते हैं टीम के, उनका काम यही है कि आप मैचअप बनाकर दिखाएं कोचिंग स्टाफ को और कप्तान को, और उस हिसाब से आप टीम बनाएं। अब हरप्रीत बरार को आपने क्यों खिलाया? क्योंकि रविंद्र जडेजा के सामने चेस करते समय दोनों ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स स्ट्रगल कर रहे थे। जी। हरप्रीत बरार ने वही किया। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि केकेआर को भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने
थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं ग्लेन मैक्सवेल को भी और एबी डिविलियर्स को भी। ये मैचअप्स दिखा रहा है, ये आपका डेटा प्रोवाइड कर रहा है आपको। जी मुझे लगता है कि इस प्रकार से ध्यान देना होगा। और आरसीबी की एक और जो समस्या है राजीव, वो ये है कि चेस करते समय एक बड़ा चेज 180, 195, 185 का जो चेज वो करना होता है, वहां पर थोड़ी बहुत जो टीम है वो संघर्ष कर रही होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है चेस करते समय कि विराट कोहली वहां पर रहने चाहिए, क्योंकि विराट कोहली से बड़ा चेज रन चेज में कोई भी खिलाड़ी नहीं है, चाहे वो एबी डिविलियर्स हो, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो। अगर चेस करते समय आरसीबी को मैच जीतना है तो विराट कोहली को रन बनाना ही बनाना होगा, नहीं तो फिर बाय बाय है आरसीबी के लिए रन चेस करते समय। जी राजकुमार जी, आखिरी सवाल जो सभा कह रहे हैं और जो आपने सजेस्ट किया, क्या बैटिंग ऑर्डर में विराट को चेंजेस कर सकते हैं? जैसा आपने सजेस्ट किया वो नंबर 3 पे आ जाए, एक पिंच हिटर को ऊपर लेके आए ताकि पावर प्ले का भी इस्तेमाल हो और विराट पूरे ओवर खेल सके। दोबारा नहीं से अभी मतलब ये स्ट्रेटेजी अब हो सकती है? नहीं, अभी वो इस चेंज करने के मूड में नहीं है, और जी वो ओपन ही करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन उनका और देवदत्त का जी बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि देवदत्त भी अच्छी फॉर्म में है और वो कह रहे हैं कि मेरे भी बैट से अच्छी बॉल लग रही है। जी तो कुल मिला के अभी वो कंटिन्यू करेंगे, और फॉर्चुनेटली अगर मैं चाहूंगा कि एक अच्छा परफॉर्मेंस आए तो वो इस कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू भी करें। बिल्कुल। और खेल नीति पे जो हमने चर्चा उठा किया आज, और चर्चा का मुख्य केंद्र था कि ओपनर्स चल रहे हैं, तो शायद विराट के जहन में ये भी होगा खेल नीति अगर वो सुने इत्तेफाक से, तो उनको पता चलेगा कि ओपनर्स क्या कुछ रोल अदा कर रहे हैं, शायद इस वजह से भी वो पारी की शुरुआत करना चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका। सभा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुने नहीं, सुनाया जाए विराट कोहली जी को। सुनाया जाए, जी बिल्कुल। तो राजकुमार जी, संदेश है सभा की तरफ से आपको। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी। सभा आपका अभी खेल नीति पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे जो तमाम श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो खेल नीति के साथ जुड़े। रोज हमारे साथ आईवीएम के यूट्यूब चैनल और आईवीएम के फेसबुक पेज पर, और आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं, मेरे से सवाल सीधा पूछ सकते हैं ट्विटर पे @राजीव मिश, या मेरे इंस्टा पेज पे जाके आप सवाल वहां पे भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति pod.gmail.com पे आप अपने सवाल भी मुझे भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप आईवीएम ऐप और ivmpodcast.com पर सुन सकते हैं। इसके अलावा गाना स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम जो पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म है, वहां पर हमारे हर एपिसोड को आप बहुत ध्यान से सुन सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।